हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है, ओवरऑल जीके सेक्शन हम देखने वाले हैं। चाहे आपके पास टीजीटी है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल, आर्ट्स है या फिर जीबीटी एस्पिरेंट्स हो। स्पेशली हम एचपीटेट प्रिपरेशन में जीके वाला जो सेक्शन है, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, उसको हम कवर करने वाले, कंप्लीट इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा कि यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे, लेकिन इतना भी मैं आपके लिए कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले जो 3 सालों में, जितना मैंने देखा है कि एचपीटेट में जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको जो जीके सेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सी जीके की बुक्स उठा दी, वर्ल्ड का पढ़ लिया, इंडिया का पढ़ लिया, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक आपके नहीं देखते। तो पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आया हूं, और जो आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहिए, ताकि आपको अपनी सेल्फ वैल्यूएशन का पता चल सके कि आपको एग्जाम में प्रश्न अगर आ जाता है तो क्या आपको अभी ये प्रश्न आता है। तो साथ साथ जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका देख लेते हैं। बाकी जो है साथ साथ मैं रिप्लाई तो आपके नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं ना, लाइव चैट आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसके माध्यम से आप जो है यहाँ पे अपने रिप्लाई दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछता हूँ, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। जितने स्टूडेंट आने थे वो सभी आ चुके हैं, और कोशिश कीजिएगा अगर आपने स्टार्ट किए क्लास तो अंत तक आप जो है इस वीडियो में जरूर बने रहे। चलिए पहला प्रश्न से कृषि से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारत में कृषि क्रांतियां हैं, उनके उपनाम कई बार पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति देखने को मिलती है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले जाए तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपने बताना है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी थी? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति आपकी हरित क्रांति थी। जिनके भी रिप्लाई है बिल्कुल सही है, जिन्होंने नहीं की है वो करने स्टार्ट कर दीजिए। दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है श्वेत क्रांति के नाम से। इस तरह के प्रश्न आपसे बनते हैं। जैसे कि मैंने हरित क्रांति की बात की, तो हरित क्रांति में आपको ये तो चलो लग गया पता कि आपके पास खाद्यान्न उत्पादन से है, लेकिन इसमें आपने क्या चीज याद रखनी, इसमें आपने याद रखना है कि जो आपके पास हरित क्रांति है इसके जनक कौन थे, विश्व में इसके जनक कौन थे, भारत में इसके कौन थे। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। वैसे ही आपके पास दूध उत्पादन है, दूध उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है इसके जो है जनक कौन है आपके पास, जनक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका नाम कुछ और है आपके पास, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता था। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें देख लेना, आगे से इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेना, थोड़े से क्वेश्चन और डेप्थ में जाकर देख लेना। सिर्फ आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, एरिया बता रहा हूँ, किस तरह के प्रश्न जो है एचपीटेट जो है एचपी बोस के अंदर जो है ये प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जिनका भी आपके पास माइंड में आपके पास आंसर होना चाहिए, तो मत्स्य उत्पादन से। सारे तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने रहेंगे वो आपसे पूछ लेते हैं। उसी तरह पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप जो है पढ़ लीजिए, नहीं तो अभी भी यहाँ पे अगर आपने ये वीडियो देख ली, इतना मैं दावा कर सकता हूँ कि जीके सेक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न अगर आएंगे तो कुछ इस तरह के आपके देखने को मिलेंगे। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके पास सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास ऑप्शन में राइट क्या होगा? जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए किसानों को जो फसल का उचित मूल्य दिलाने के उत्पादन से संबंधित ये क्रांति आपके देखने को मिलती है, सदाबहार क्रांति। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके रहेंगे। इसमें जो है हरित सोना क्रांति किससे रिलेटेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बांस उत्पादन आपका सही रहेगा। इसके अलावा आपसे जो है कृषि के प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास रबी की फसलें आपसे पूछ ली गई, खरीफ की फसल आपसे पूछ ली जा सकती है। कौन कौन सी फसलें आपकी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सरसों जो है क्या आपके रबी की फसल है या फिर खरीफ की, जल्दी बता दीजिए। सरसों आपके रबी की फसल है या फिर खरीफ की, ये अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लिया जाए तो क्या आप लगाओगे इसमें? और ऑप्शन आपके पास दिए जाए रबी या खरीफ या फिर जायद, तो चलो जायद को तो आप रहने दो, रबी या खरीफ इन दो में से एक है, ये आप बता दीजिए कि आपके पास सरसों है किसकी फसल है। तो रबी इसका बिल्कुल आपके पास राइट रहेगा। और एग्जामिनर देखिए प्रश्न को और भी 2-3 तरह से पूछ सकता है। जैसे कि आपके पास 3 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि आपके पास चावल दे दिया, ज्वार दे दिया, मक्का दे दिया, मटर दे दिए। ये 4 ऑप्शन है, चावल, ज्वार, मक्का और आपके पास मटर। 4 ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन क्या थे आपके पास? चावल, ज्वार, बाजरा और मटर। तो इनमें से 4 में से आपके पास रबी की कौन सी फसल है? तो कौन सी है आपके पास? मटर है। या फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सी खरीफ की नहीं है? तो खरीफ की कौन सी है? मटर आपके पास खरीफ की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास मटर कौन सी फसल होती है? आपके पास रबी की फसल। इस तरह से प्रश्न आपके देखे जा सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे आपसे जो है कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल सकते हैं। अगर एचपीटेट प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स के कई बार उपनाम पूछ ले जाते हैं। जैसे कि आपके पास हॉकी के जादूगर,
हॉकी का जो जादूगर है किसे ये उपनाम दिया गया है, इस तरह के प्रश्न। तो आई होप सभी को पता होगा, जो तो मेरे साथ रेगुलर है उनको तो सभी को पता ही है। तो मेजर ध्यानचंद आपके बिल्कुल इसमें राइट आंसर रहेगा। तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी के जादूगर, और 29 अगस्त को खेल दिवस जो मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पे आपके मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी तरह उड़न परी किसे कहा जाता है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, पीटी उषा को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि फ्लाइंग सिख के नाम से आपके किसे जाना जाता है। अगर आपने लगाया है मिल्खा सिंह तो बिल्कुल आपके यहाँ पे सही रहेगा। इसके अलावा आपके पास और भी कई सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास टर्मिनेटर किसे कहा जाता है, हरभजन सिंह को कहा जाता है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है। इसके अलावा आपके पास सुपर मॉम का टाइटल किसे दिया गया है, तो आपके पास मेरी कॉम को यह दिया गया है। इस तरह के प्रश्न आपके हो सकता है कि यहाँ से भी बन जाए। इसके अलावा आपके पास प्रश्न बन सकते हैं कि आपके पास अगर दे दिया जाए कुछ राष्ट्रों के चिन्ह आपके दे दी जाए, या फिर कह लीजिए कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो है प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह आपके पास क्या है। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आपके पास अशोक स्तंभ है, उस तरह आपके पास बांग्लादेश का अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वाटर लिली। इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक बार देख लेना सभी देशों के। रूस का क्या होगा आपके पास, रूस इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस आपके भारत का जो है मित्र रहा है काफी समय से, यूएसएसआर के समय से, तो इसका आपने एक बार देख लेना, डबल हेडेड ईगल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अशोक स्तंभ की जो मैं बात कर रहा था, अशोक स्तंभ में आपने ये रखना कि अशोक स्तंभ के जो शीर्ष भाग को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक स्तंभ के जो किस भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, तो ये आपके शीर्ष भाग को अपनाया गया है। इसके अलावा कुछ एक समाचार एजेंसियां है, यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास यूएसए की समाचार एजेंसी कौन सी है, ब्रिटेन की कौन सी है, इटली की कौन सी है, फ्रांस की कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास रेड क्लिप है, किन दो देशों के बीच में आपके देखने को मिलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है, भारत बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलती है। मैकमोहन रेखा आपके पास भारत और चीन के बीच देखने को मिलती है। इसके अलावा 38 पैरेलल लाइन जो आपके पास है, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा, ये किन दो देशों के मध्य देखने को मिलती है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा डूरंड रेखा आपके जो किन दो देशों के बीच में देखने को मिलती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले तो ये आपके पास भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन जो है जैसे ही आपके पास पाकिस्तान जब बना उसके बाद ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलती है। अगर भारत और अफगानिस्तान ऑप्शन में, तो भारत और अफगानिस्तान लगाना। अगर आपके पास पाकिस्तान अफगानिस्तान है, तो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे आपके पास 49 पैरेलल लाइन है, यानी कि 49वीं समानांतर रेखा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो यूएसए और कनाडा के बीच में ये देखने को मिलती है। आगे चलेंगे। कुछ एक समाचार पत्र है, जैसे कि द हिंदू, इसका प्रकाशन कहां से होता है, तो भारत के अंदर कहां से देखने को मिलता है द हिंदू, तो चेन्नई से आपको ये देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास दिया है, जैसे कि आपके पास द टाइम्स आपके कहाँ से ये प्रकाशित होता है, तो लंदन से देखने को मिलता है। इसके अलावा डेली मिरर भी आपके लंदन से रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ समाचार एजेंसियां, ये आपने ध्यान रखना। इसके अलावा विभिन्न देशों की संसद, जैसे कि आपके पास भारत की जो संसद है, जो पार्लियामेंट, उसको क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। उसी तरह पाकिस्तान में क्या कहा जाता है संसद को, नेशनल असेंबली के नाम से। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। उसी तरह जो है नेपाल से कई बार पूछ ली जाए तो राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है, जरा बता दीजिए, ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है, तो ब्रिटेन की संसद का नाम आपकी पार्लियामेंट रहेगा। बिल्कुल सही है। कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि पूरी इस क्लास के अंदर जितना पूरा जीके सेक्शन है वो कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। जापान की संसद, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है जापान की संसद का नाम, तो जापान की जो संसद है कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो डाइट आपके रहेगा। ना केवल इनकी संसद के नाम, बल्कि जो इनकी करेंसी भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि किस देश की पर्टिकुलर कौन सी करेंसी है, तो ये भी एक बार आपने देख लेना। ये इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ समाधि स्थल आपके रहेंगे, जैसे कि आपके पास राजघाट है, किस महान व्यक्ति का जो है समाधि स्थल देखने को मिलता है राजघाट में, तो महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट रहेगा। शांतिवन में किसका समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू का। उसी तरह शक्ति स्थल आपके किसका है, इंदिरा गांधी का, ठीक है। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए एकता स्थल किसका है, तो ज्ञानी जेल सिंह का। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह इन महान व्यक्तियों के समाधि स्थल के साथ साथ इनके कुछ एक लोकप्रिय नाम भी है, जैसे कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बता दीजिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने भी किया है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो आपके पास राष्ट्रपिता या फिर बापू आप कह लीजिए,
ये व्यक्ति आपके कौन थे? किसे जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है या बापू के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को। अब प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि राष्ट्रपिता का जो टाइटल है ये किसने दिया था महात्मा गांधी को? फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? ये भी आपको पता होना चाहिए। वयोवृद्ध पुरुष आपके किसे कहा जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष आपके जो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन जो आपके पास लिखा होता है ये आपके पास दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपके बन सकता है। ये किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? कहाँ की महिलाओं ने दी थी? ये भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कमेंट सेक्शन में। कमेंट और जो रेगुलर स्टूडेंट है जो ऑनलाइन क्लासेस के वो तो कमेंट आप करते रहिए। आगे चलेंगे, आपके पास शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु किसे कहा जाता है? ये आपके जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। देश बंधु आपके पास चित्तरंजन दास, याद रखना। और इसके अलावा जो आपके पास देश बंधु आपके चित्तरंजन दास, राइट हो गया। इसके अलावा दीन बंधु दो है, दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। दीन बंधु आपके किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपने नाम याद रखना। लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ये आपको पता होना चाहिए। गुरुदेव जो है किसे सम्मान, किसी उपाधि दी गई गुरुदेव की? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने दी थी? कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे, साथ साथ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताते रहेंगे जो कि बैच 1 बैच 2 में दोनों में थे, और जून वाले स्टूडेंट भी है कई, वो भी आपके साथ साथ बताते रहेंगे। इसके अलावा जो है कुछ विश्व के प्रमुख देश है, उनके कुछ एक द्वीप है, जैसे कि ग्रीनलैंड आपके कहाँ पे देखने को मिलता है? किस देश के अंदर देखने को मिलता है? होंशु द्वीप आपके कहाँ पे देखने को मिलता है? इसके अलावा जो आपके पास एशिया में जो सबसे बड़ा है कौन सा द्वीप है? बोर्निया, इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में आपके देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर में है। तो इस तरह से प्रश्न आपके हो सकते हैं कि ये भी आपसे पूछ लिया जाए। कुछ देशों के जो है घास के मैदान है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कांटो मैदान कहाँ पे किस देश का है? मंचूरियम मैदान आपके जो कहाँ पे देखने को मिलता है? चीन के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहाँ पे देखने को मिलते हैं? भारत और बांग्लादेश में चावल के उत्पादन के लिए विख्यात है आपके पास कौन से? तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये दोनों आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं? भारत और बांग्लादेश के मध्य, जहां पर जो चावल का उत्पादन आपके देखने को मिलता है। ठीक है, डाउन्स मैदान आपके कहां पे देखने को मिलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और यहाँ पे भेड़ पालन के क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो एक चीज याद रखनी कि डाउन्स मैदान आपके कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं डाउन्स। इसमें जो है कौन सी घास तरह की? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है आपके डाउन्स में, इंपॉर्टेंट है, जो कि भेड़ पालन का एक क्षेत्र आपके हैं। इस तरह के प्रश्न। इसके अलावा जो आपके पास अर्जेंटीना में कौन से है? पंपास आपके पास कहाँ है? इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपको टॉपिक में बता रहा हूं कि अगर जीके सेक्शन के क्वेश्चन बनने होंगे तो इस तरह के टॉपिक है, इन टॉपिक से बाहर आपके जीके वाले सेक्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सहारा आपके जो कहाँ पे प्रमुख मरुस्थल जो है किस देश का है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तरी अफ्रीका में इसकी स्थिति आपके देखने को मिलती है। और सरकार का माफ कीजिएगा, संसार का जो सबसे विशालतम मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा आपके रहेगा। उसी तरह भारत का भी आपको पता होना चाहिए, चीन का भी पता होना चाहिए कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो आपके मंगोलिया चीन में है, जो कि कैसा मरुस्थल? शीतोष्ण मरुस्थल है। इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं इस तरह के सेक्शन के अंदर। इसके अलावा भूकंप की तरंगे आपकी जो है उनका आपसे पूछा जा सकता है कि पी तरंगे कौन सी होती है? तो प्राथमिक जो तरंग है, प्राइमरी जो वेव्स है वो आपकी पी वेव्स आपकी कहलाती है। वहीं जो सेकेंडरी वेव्स है वो आपकी एस वेव्स कहलाती है, राइट। इसके अलावा जो एल वेव्स है वो कौन सी आपकी रहेगी? सरफेस वेव्स जो आपकी होगी, पृष्ठीय सतही तरंगे आपकी कहलाएगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ में इसमें ये पूछा जा सकता है कि पी तरंगे जो आपके पास कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है या अनुप्रस्थ होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है आपके पास या ट्रांसवर्स आपके पास देखने को मिलती है? इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। तो पी आपकी अनुदैर्घ्य होगी तो लॉन्गिट्यूडिनल होगी, और इसके अलावा अनुप्रस्थ जो तरंगे है वो किस तरह की तरंगे है? तो एस वेव से, जो कि सेकेंडरी वेव से, ये कैसी आपकी चलती है? ट्रांसवर्स आपकी चलती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो इसमें ध्वनि के जो है तरंगों के समान आपके देखने को मिलती है, कौन सी तरंगे? तो पी तरंगे देखने को मिलती है। एस तरंगों की बात की जाए तो ये कैसी देखने को मिलती है? ये प्रकाश की तरंगों के समान आपके देखने को मिलती है। ये वाला टॉपिक आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको जाकर देखना पड़ेगा। सौर मंडल से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं? आकार के अनुसार आपसे ग्रह पूछे जा सकते हैं, द्रव्यमान के अनुसार। ये वाला सेक्शन अभी आपको मैं करवाता हूँ, पूछता हूँ। इसके अलावा जो है कुछ एक जीके के सेक्शन आपका इंडियन पॉलिटिक्स से जो है आर्टिकल्स से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो आर्टिकल 1 में क्या है आपके वर्णन किया गया है, आर्टिकल 1 में जो आर्टिकल 1 जो है उसमें क्या आपके दिया गया है? तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? आर्टिकल 1 के अंतर्गत देखने को मिलता है। आर्टिकल 19 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 21 में क्या बात की गई है? 21A क्या बात करता है? इसके अलावा जो आर्टिकल 30 क्या बात करता है? इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपने देख लेना। और आर्टिकल आपके पास
50 और 51, इन दोनों को आपने देख लेना। साथ में देख लेना आर्टिकल 61, 72 और इसके अलावा आपने देखना डायरेक्ट आर्टिकल 110, 112 जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करके आप चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, उन अमेंडमेंट को, हाँ आर्टिकल से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल के सेक्शन में देख लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहाँ से आपके ये हो जाएंगे। लर्न करने का मेथड भी आपको बताया, उसमें जाकर आपको ये लर्न भी हो जाएंगे। हाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहेंगे कि जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट आपके कब देखने को मिला, 1951 में, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 10th अमेंडमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके पास कौन कौन से अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 42, तो 42 अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। तो आपके पास ये आपको पता होना चाहिए कब आपके हुआ था, 1976 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो आपके पास प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण जो शब्द है जिसमें कि समाजवादी, सोशलिस्ट की बात की गई है, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर की बात की गई और अखंडता जो हम कहते हैं, अखंडता की बात यहाँ पे, इंटीग्रिटी की, यहाँ पे ये 3 वर्ड यहाँ पे जोड़े गए हैं संविधान के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है एक नया अनुच्छेद जो है 51 ये आपके जोड़ा गया जिसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य आपके यहाँ पे जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे जो आपको मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा 44 अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब देखने को मिला, 1978 में देखने को मिला। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो एक तो आर्टिकल जो 19 है उसमें से एक प्रावधान आपका निलंबन किया गया और इसके तहत आपके पास आर्टिकल जो 31 है उसको भी जो यहाँ पे हटा दिया गया। तो दोनों किससे रिलेटेड थे, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है जिसको जो कानून का अधिकार आपके बना दिया गया 44 अमेंडमेंट के अंतर्गत 1978 में, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे इंडियन पॉलिटी की जो वीडियो है उसके अंदर भी हमने डिस्कस की है ये चीज़ें। आगे चलेंगे, आगे आपके पास देखना आर्टिकल, माफ कीजिएगा, अमेंडमेंट हम देख रहे हैं तो अमेंडमेंट है अपने 74 देखना आप और 73, ठीक है। 73 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है और 74 किससे रिलेटेड है, ये दोनों आपने देख लेने। इसके अलावा 84 आपने देखना, 86 आपने देखना, ये अमेंडमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ एक समितियां हैं वो भी आपकी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष आपके कौन थे, अध्यक्ष इनके पूछे जाते हैं कि संविधान की जो है समितियां थी कुछ, जिसमें जो प्रांतीय संविधान समिति, स्टेट कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, उसके अध्यक्ष आपके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है जिनका भी है। प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ड्राफ्ट कमेटी इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, तो कौन थे आप बता दीजिए। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष आपके कौन थे, ये आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चलिए बता दीजिए। BR अम्बेडकर, बिल्कुल आपके सही रहेगा। इसके अलावा कुछ एक और इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो आपने देख लेना, संचालन समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज और तदर्थ जो कमेटी है उसके सदस्य आपके जो कौन थे, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आपके पूछा जाता है, ठीक है। और विश्व का कौन सा संविधान था जो पहला, जो प्रथम लिखित संविधान था, अमेरिका का संविधान, ये भी आपने याद रखना। भारत के संविधान की बात की जाए तो सबसे बड़ा लिखित संविधान आपके देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा संविधान की जब हम बात करें तो ये वाला सेक्शन भी आपका जो है जीके सेक्शन के अंदर ही कवर हो जाता है कि भारतीय संविधान में जो है कुछ देशों का जो आपके प्रावधान आपके लिए गए हैं, जैसे कि आपके पास ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो इसमें प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के अंदर कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए, बता दीजिए। किस देश के संविधान से आपके पास फंडामेंटल राइट्स आपके देखने को मिलते हैं, तो जिसका भी ये यूएस से है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल आपके सही है। इसमें प्रश्न और इस तरह से भी बन सकते हैं कि आपका जो है मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है यूएसए से आपके लिए गए हैं, तो इसमें जो है मूल रूप से कितने अधिकार आपके लिए गए थे और 8% आपके कितने हैं, तो मूल रूप से ये 7 लिए गए थे, 8% कितने आपके पास 6 देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक जो फंडामेंटल राइट्स है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको आपके निरस्त किया गया था, वो आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस अभी कर दिया था कि आपके पास को कानून का अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको जो है अब रखा गया है। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए संसदीय शासन प्रणाली, चलिए जल्दी से बता दीजिए, संसदीय शासन प्रणाली आपकी जो है वो किस देश के संविधान से ये आपके लिया गया है। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है किस देश के संविधान से आपसे लिया गया है, तो ब्रिटेन, बिल्कुल आपका सही रहेगा। इसके अलावा जो आपके पास अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP की बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो बात अगर हम करें, तो किस देश के संविधान से प्रावधान लिया गया है, जो कि आपके कहां देखने को मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। भाग पूछा जाए तो भाग 4 के अंदर देखने को मिलते हैं, ये भी कई बार भाग भी पूछे जा सकते हैं।
ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक स्थान कहाँ से लिए गए हैं, बिल्कुल सही आपका, तो ये आयरलैंड से आपके देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपके पास दक्षिण अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सा इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है वो आपके लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो ये प्रावधान कहां से देखने को मिला, यानी कि जो अमेंडमेंट अभी आपको मैं कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए, ये प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन ये कहां से लिया गया है, ये आपके लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट है और इसको जो है संविधान के अंदर अंकित किया गया, और पहला अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया था कि 1951 में देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए समवर्ती सूची का जो प्रावधान है कहां से लिया गया है। 3 तरह की लिस्ट की हमने बात की गई थी, तो आप इसमें समवर्ती सूची कौन सी होती है, एक राज्य सूची होगी, एक संघ सूची होगी, एक समवर्ती सूची होगी। ठीक है, तो आपके पास कहां पे किस शेड्यूल के अंदर यह देखने को मिलती, कमेंट कीजिए जल्दी। तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस शेड्यूल के अंदर इसको रखा गया है ये कमेंट करके बता दीजिए। और इन जो पर्टिकुलर एक में स्टेट लिस्ट में आपके पास कितने आपके पास विषय है, कितने सब्जेक्ट्स है, और यूनियन लिस्ट में कितने हैं, और इसके अलावा कॉन्क्रीट लिस्ट जो समवर्ती सूची की हम बात कर रहे हैं इसमें कितने हैं। हाँ, इससे एक और प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है, वो क्या प्रश्न बनता है कि आपके पास जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो किसके अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट में आता है या फिर आपके पास कॉन्क्रीट में देखने को मिलता है। पहले ये किसका विषय था और 8% ये किसका है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक जो है स्वतंत्रता संग्राम आपके भारत में रहे थे, उनमें से कुछ एक प्रश्न आपसे बनते हैं, जैसे कि आपके पास भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सैनिक विद्रोह आपके कब हुआ था। तो 1857 का रिवोल्ट है, बिल्कुल आपको सभी को पता है। इसके अलावा प्रश्न आपसे बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ था। प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत आपके कब देखने को मिला। जो आपके 1947 लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपके गलत होगा, ये 1858 है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है तो उसके बाद शासन किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अगर आपको याद हो 1858 में एक अधिनियम देखने को मिला, भारत शासन अधिनियम, उसके अंतर्गत यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसी के साथ जो भारत के गवर्नर जनरल का पद भी यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे क्या आ गए थे, भारत के वॉयसरॉय। याद आई चीज, कैनिन उस समय थे, तो कैनिन के समय आपके ये रिवोल्ट देखने को मिला था, जो कि परिणाम आपके देखने को मिला। इसके अलावा कुछ एक आपके पूछे जा सकते हैं, कुछ एक जो है आपके पास यूनियन से उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके पास प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई, 1867 किसने की, आत्माराम पांडुरंग, ये 2-3 व्यक्ति आपके थे। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना कब की गई, किसने की, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन कब हुआ, किसने किया, ये आपको पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया, कब किया, ये आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना आपके कब हुई, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न भी आपके जीके वाले सेक्शन में आ जाएंगे। हालांकि हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन तब भी ये जीके वाले में 1-2 क्वेश्चन आपका डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे खिलाफत आंदोलन कब हुआ, अशोक आंदोलन कब हुआ, चोरा चोरी कांड कब आपके देखने को मिला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, किस गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया और किस में वो नहीं गए, इस तरह से पूना पैक्ट किन 2 व्यक्तियों के बीच में घटा, ये सारी चीजें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली वीडियोस के अंदर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई है, जाकर आपने एक बार देख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास प्रश्न आपके बन सकते हैं, थोड़ा सा हम वापिस चलते हैं। आपके जो है जीके वाला, ये जीके वाले पार्ट में आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे, हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटी से भी क्वेश्चन बनेंगे। कुछ एक जो है मैंने आपको समाचार एजेंसियाँ बताई, कुछ आपके जो है नाम बताए, जैसे कि आपके पास कुछ एक नृत्य है वहाँ से प्रश्न बनते हैं, कुछ पत्रिकाओं के नाम है उनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपके पास संवाद कौमुदी है, तो ये आपके पास कौन इसके संस्थापक थे, कब ये आपकी जो प्रकाशित की गई थी, किस वर्ष ये स्थापना इसकी की गई। बंगाल गजट है सबसे पुराना जो आपके पास देखने को मिलता है, इसके जो है प्रकाशन वर्ष कौन सा था, तो कब इसको प्रकाशित किया गया था, 1780 में। और इसके अलावा जिसके संस्थापक कई बार पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इनका नाम पूरा रहेगा। उसी तरह इंडियन मिरर के संस्थापक कौन है, कब जो है इसकी आपके स्थापना वर्ष या प्रकाशन वर्ष आपके देखने को मिलता है। ये प्रश्न आपके इस तरह के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। केसरी किसकी पत्रिका है, इंडिया किसकी पत्रिका है, इसके अलावा जो मराठा किसकी पत्रिका है, ये आपने एक बार जाकर देख लेना। ठीक है, इसके अलावा और आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि सामाजिक संगठन की हम बात कर रहे थे, उसमें और भी आपके देखने को मिलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने कब की, 1828 में। तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने की, इस तरह के प्रश्न आपके। ठीक है, इसके अलावा जो आपसे पूछा जा सकता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने कहाँ पे की थी, बंबई ने की थी। इंपॉर्टेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, इसमें जो स्थापना कहाँ की, किसने की, पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की, किसने की और कब की।
ठीक है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, किसने की और कहाँ की, राइट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, कुछ एक इसमें और प्रश्न आपके क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ एक बुक्स आपकी लिखी गई थी, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की। उसी तरह आपके पास इंडिया अर्नेस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है, आनंद मंथ आपकी इंपॉर्टेंट है। आनंद मंथ तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है, तो सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इनके द्वारा लिखा गया था, कहाँ से लिया गया था, इनका एक उपन्यास था आनंद मंथ, यहाँ से ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, अ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, जो आपकी एक पुस्तक है, किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से जीके वाले सेक्शन में ये प्रश्न आपके बनते हैं। नील दर्पण आपकी किसने लिखी है, ये प्रश्न आपके बनते हैं। गीतांजलि किसने लिखी है, भारत दूरदर्शा किसने लिखी है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत से बनते हैं बुक से रिलेटेड। आगे चलेंगे, आगे आपके पास कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपकी देखने को मिली, कथन या नारे आप कह लीजिए, जैसे कि आपके पास है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले, जैसे कि भारत जो है भारतीयों के लिए है, ये एक स्टेटमेंट है, किसने दी है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा इसको दिया गया है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा था। इसके अलावा जो विवेकानंद ने क्या कहा था, दीन दुखियों की जो सच्ची जो है, दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है, तो किसने कहा, विवेकानंद ने कहा है। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक, इंपॉर्टेंट है इस तरह के प्रश्न। और इसके अलावा इनकी एक और स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक की, वो क्या है कि हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं। तो ये आप इस तरह से समझ लीजिए कि आप जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला, अगर लास्ट के 15 से 20 दिन ही आप जो है सोकर उठते हैं तो ऐसे नहीं बात बनेगी। तो कम से कम आपको जो है कम से कम 2 मंथ की प्रिपरेशन आपको करनी है, तब जाकर ये एग्जाम आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। लाला लाजपत राय की इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपके पास मेरे शरीर पर पड़ी लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा, तो ये किसकी है, तो लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन ये कर रहे थे और लाहौर में प्रदर्शन करते समय एक अंग्रेज अधिकारी ने जो इनके सर पर लाठी आपकी चार्ज किया था, और जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि लाठी चार्ज के कारण इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ये साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा ये लगा रहे थे, तो इस करके जो है इनकी जो है पिटाई वहां पे की गई और जिस कारण जो इनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। लाहौर में ये आपकी चल रहा था। आगे चलेंगे, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा है, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंकलाब जिंदाबाद है, हालांकि इसका जो है नारा जो है किसने दिया था या पहली बार इसका प्रयोग किसने किया था, भगत सिंह ने। ठीक है, दोनों आपके अलग अलग है। दिया किसने था, इंकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन इस नारे का जो प्रयोग किया था, तो इंकलाब जिंदाबाद जो नारा किसने प्रयोग किया था, भगत सिंह ने, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा जो है मंगल पांडे ने एक स्टेटमेंट दी थी मारो फिरंगियों को, तो मंगल पांडे 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1857 का रिवोल्ट आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा कब की गई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किस गन को चलाने से इन्होंने इनकार किया था, उस गन का नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन सी बटालियन से वो संबंधित है वो आपको पता होना चाहिए, और 1857 में जो चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, किसने ये स्टेटमेंट दी थी, तो ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, जनगण मन अधिनायक जय है, ये भी स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है, तो किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला इन्होंने ही कहा था आपके पास, जो बांग्लादेश का आपके पास देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके पास महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और इसके अलावा जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, इस तरह की स्टेटमेंट आपके कहाँ पे देखने को मिलती है, महात्मा गांधी। ठीक है, इनकी बहुत सी स्टेटमेंट है, उसको आपने देख लेना। नेहरू मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना, गांधी जी की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टेटमेंट्स को छोड़ दे तो थोड़े से आगे चलते हैं, तो कुछ एक प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जैसे मैंने पीछे कहा था कि थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध आपके रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके पास यहाँ पे कुछ और पूछा जाए, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। और सूर्य के सबसे नजदीक का कौन है, जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह कौन सा देखने को मिलता है, तो बुध आपके देखने को मिलता है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, शुक्र देखने को मिलता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र आपके रहेगा। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है चंद्रमा के सदृश ग्रह कौन सा है, तो बुध आपके देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके पास पृथ्वी का जुड़वा आपके कौन है, तो शुक्र है। भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी शुक्र को ही कहा जाता है। नीला ग्रह आपकी पृथ्वी है, और इस तरह पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हरा ग्रह कौन सा है, तो वरुण आपके रहेगा। यहाँ पे इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं।
ठीक है। कुछ विश्व की जलधारा है, जैसे कि आपके पास जो है अलास्का की जलधारा कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। किस तरह की जलधारा है, तो गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इनसे भी प्रश्न आपके बनता है। तो एक वीडियो तो मैंने इसके ऊपर भी बनाई है, तो जियोग्राफी वाले फोल्डर में उसको जाकर देख लेना, तो वहां पे जो आपके पास देखने को मिल जाएगी अटलांटिक की जितनी भी है, तो उसमें हमने वो डिस्कस किया है। आगे देखेंगे, आगे आपके पास कुछ आपसे हो सकता है कि विश्व की कुछ एक आपसे झीलें आपकी पूछ ली जाए, जैसे कि आपके पास हिमाचल में जो मानव निर्मित झील कौन सी है, कृत्रिम झील कौन सी है, उस तरह विश्व की भी आपसे पूछी जा सकती है कि विश्व में मानव निर्मित झील कौन कौन सी है। ठीक है, तो आपकी जो है ब्राटस्क झील आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है, रूस में देखने को मिलती है, जो कि मानव निर्मित झील आपके हैं। उसी तरह वोल्टा झील आपके पास कहाँ देखने को मिलती है, घाना में देखने को मिलती है। ये झीलें आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। और झील से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस तरह से भी बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास विश्व की सबसे ऊंची झील आपसे पूछ ली जाए, तो टीसी सिक्रू में आपके देखने को मिलती है, तिब्बत में। इसके अलावा विश्व की सबसे जो है नीची झील कौन सी है, तो मृत सागर आपके देखने को मिलता है, इजराइल में देखने को मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, देखिए सबसे ऊंची, सबसे नीची, सबसे बड़ी, अलग अलग स्टेटमेंट है। सबसे ऊंची कौन सी, टीसी सिक्रू। इसके अलावा विश्व की सबसे नीचे कौन सी है, मृत सागर झील, इजराइल में देखने को मिलती है। और विश्व की सबसे बड़ी झील, तो बड़ी आपकी कौन सी रहेगी, कैस्पियन सागर आपकी यूरेशिया में। इसके अलावा विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील आपके रूस में देखने को मिलती है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, विश्व की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। इस तरह से विश्व की सबसे बड़ी साफ जल की झील कौन सी है, बेकाल झील, रूस में आपके देखने को मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्राटस्क झील रूस में देखने को मिलती है। इसी कारण इसको पहले भी मेंशन किया था। ठीक है, विश्व की कुछ एक फसलें आपसे देखने को मिलती है। चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तंबाकू का कौन सा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो अपना भारत देखने को मिलता है, बाकी अधिकतर आपके चीन ही देखने को मिलते हैं। और भारत में कुछ एक बांध है, जैसे कि भाखड़ा बांध आपके कहाँ पे, किस नदी पे बना है, इस तरह के प्रश्न। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बना है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा जो आपके पास राणा प्रसाद जो है आपके पास बांध देखने को मिलता है, ये आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी एक बार आप जो है गो थ्रू कर लेना। ठीक है, और देख लेते हैं। और आपके पास इसमें क्या देखने को मिलता है, और आपके पास इसमें प्रश्न बन सकते हैं। नदियों के किनारे कुछ भारत के शहर है, यहां से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपके पास आगरा जो है किस नदी के किनारे आपके देखने को मिलता है, तो ये आपकी यमुना नदी के किनारे आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके पास डिब्रूगढ़ आपके कहाँ देखने को मिलता है, तो आपके पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अजमेर किस नदी के किनारे, तो लूनी नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे देखने को मिलता है, गंगा नदी के किनारे। श्रीनगर किस नदी के किनारे देखने को मिलता है, तो झेलम नदी के किनारे। इसके अलावा जो आपके पास वृंदावन किस नदी के किनारे, तो यमुना के किनारे आपके देखने को मिलता है। उज्जैन किस नदी के किनारे देखने को मिलता है, तो शिप्रा नदी के किनारे। इस तरह के प्रश्न कुछ जो है भारत की जो प्रमुख वित्तीय और व्यापारिक संस्था है, जैसे कि आपके पास यूटीआई, इसका स्थापना वर्ष कई बार पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी सभी की देख लेना, और एक बार जो है इनका स्थापना वर्ष, एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आपने देख लेना। तो यूटीआई की स्थापना 1764 में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपकी बात की जाए, नाबार्ड की स्थापना आपके कब देखने को मिलती है, नाबार्ड जो आपके पास है, राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक जो आपके पास है, स्थापना आपके कब देखने को मिलती है, 1982 में। इस तरह के प्रश्न भी सेबी की आपसे पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपके पास देखने को मिलता है, तो कहाँ पे, 1988 में इसकी स्थापना आपके देखने को मिलती है। एसआईडीबीआई, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो आपके पास है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपके पास 1990 में देखने को मिलता है। इसके अलावा एलआईसी की स्थापना आपकी कब हुई थी, एलआईसी की 1956, इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। और एलआईसी का पूरा नाम भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एसबीआई का जो है स्थापना कब हुई थी, एसबीआई का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार है, उनके जो है शेयर सूचकांक कई बार आपसे पूछे जाते हैं। सेंसेक्स की अगर बात की जाए, तो शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स जो किसका स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलता है, तो बीएससी। तो बीएससी की स्थापना कब हुई, और भारत का जो है सबसे एशिया का सबसे पुराना भी आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है, ये इस तरह की पता होनी चाहिए। सीमेक्स किस देश का आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास हैंग सेंग कहाँ का है, निक्केई कहाँ का है, आपके पास डाउ जोन्स कहाँ का है, मिडेक्स कहाँ का है, ये आपको पता होने चाहिए। कुछ स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है जिनके मैंने नाम लिए। भारत में आर्थिक नियोजन हेतु कुछ एक प्रयास किए गए, जैसे कि आपके पास डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया द्वारा किया गया। उसके द्वारा आपके क्या किया गया, भारत के लिए नियोजित जो अर्थव्यवस्था आपके देखने को मिली, और हरित क्रांति के जनक भी आपकी यही है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बॉम्बे प्लान किसके सहयोग से आपके देखने को मिला, तो मुंबई के 8 उद्योगपति थे।
इसके अलावा गांधी योजना आपकी कहाँ देखने को मिलती है? श्री मन्नारायण के समय। ठीक है, जन योजना के जनक आपके कौन थे? सर्वोदय योजना किसके समय की बात है, किसके जो है इसके व्यक्ति है? तो आपके पास श्री जयप्रकाश नारायण रहेंगे, सर्वोदय योजना से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा पंचवर्षीय जो योजना है आपकी भारत में चली थी, 5 ईयर जो प्लान चले थे, वो भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो एक तो सिंपल प्रश्न बनते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है कहाँ से कहाँ तक चला, किस मॉडल पर आधारित है, किस पर जो इसमें अधिकतर ध्यान दिया गया, ऐसे प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहाँ पे आपकी चली, मतलब कि आपके पास किस मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो है किसको बढ़ावा दिया गया, भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया, इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के समय आई, योजना प्लान आपके कब देखने को मिला, और ये वाले प्रश्न आपके अधिकतर यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भारत के शास्त्रीय लोक नृत्य, भरतनाट्यम कहाँ आपके जो है देखने को मिलता है, किस स्टेट से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी कहाँ से है, कथकली कहाँ से है, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, ये अलग से मैंने वीडियो बनाई, उसमें जाकर आपने देख लेना। भारत की लोक शैली से आपके प्रश्न बनते हैं, लोक कला शैली से, तो ये भी देख लेना। और लोक नृत्य आपके पास कुछ एक और भी है, जैसे कि बेहू किस देश का है, असम का है। इसके अलावा जो आपके पास गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है। इस तरह के प्रश्न भी जो आपके पास शास्त्रीय नृत्य है उससे अलग भी आपके प्रश्न बनते हैं लोक नृत्य में, तो ये आपको पता होना चाहिए। भंगड़ा आपके पंजाब का है, गरबा गुजरात का है, आपके पास रासलीला गुजरात उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। घूमर कहाँ का नृत्य है, तो आपके पास राजस्थान का। तो जीके वाला सेक्शन मुझे तो लगता है ये वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि बिल्कुल यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपको डायरेक्ट भी आ जाएंगे, इतना मुझे लगता है। बाकी जो है एक बार इसको जो है गो थ्रू कर लेना, क्योंकि जीके वाला सेक्शन जो जितना भी है वही आपके यही एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मुझे समय रहा तो एक हिस्ट्री और एसएसटी सेक्शन को लेकर एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा एग्जाम से पहले, अगर समय रहता है। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। आपका जो है मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।